नाउ आई रिकॉर्ड अगेन। हे, तो आज हम करेंगे यूआरएल शॉर्टनर। और बेसिकली ये लिंक, और ये लिंक जो है ये लिखा गया है आशीष प्रताप सिंह द्वारा। सो वी विल ट्राई टू रीड इट एंड सी कैसा लगता है, क्या है, कैसा होता है कि यूआरएल शॉर्टनर। और ये हिंदी में होगा। तो यूआरएल शॉर्टनर एक सर्विस होती है जो यूआरएल को शॉर्ट करती है। क्यों करती है वो अपन आगे देखेंगे। अब ये सर्विस आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। और आजकल क्या 15 सालों से बहुत पॉपुलर है, क्योंकि एक बहुत ही क्लीनर और शेयरेबल लिंक्स को कर सकती है। बिकॉज अदरवाइज आप एक कोई गूगल का पोस्ट शेयर करोगे तो आपको काफ़ी बड़ा लिंक आएगा, तो उसको आप छोटा करके शेयर कर सकते हो। अब मैं ये अनलॉक फुल एक्सेस नहीं कर रहा हूँ अभी, तो हम डायरेक्टली घुसते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम डिज़ाइन हो नहीं रहा है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक यूनिक शॉर्ट यूआरएल डिज़ाइन करना रहेगा या देना रहेगा जनरेट करके किसी भी लॉन्ग यूआरएल से। सेकंड ये रहेगा कि आप जब भी उस ओरिजिनल यूआरएल पे ही रीडायरेक्ट करना चाहिए जब भी आप उस शॉर्ट यूआरएल को क्लिक करोगे। तो फिर आप यूज़र्स को कस्टमाइज करने दे सकते हो कि वो कैसा यूआरएल बनाना चाहते हैं। फिर आप एक सपोर्ट लिंक एक्सपायरेशन दे सकते हो कि भाई आपका ये जो शॉर्ट यूआरएल है एक सर्टेन पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको एनालिटिक्स देना है कि भाई कैसा यूआरएल कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, कौन कौन से कंट्रीज में यूज़ हुआ, एक दिन में कितने बार यूज़ हुआ, उसके लिए भी। अब आते हैं एनएफआरस। ठीक है। नीड फॉर रिक्वायरमेंट्स नहीं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि आपका सिस्टम हमेशा ही अवेलेबल होना चाहिए। दैट मीन्स 99.9% ये अप होना चाहिए। इसकी लेटेंसी लो होनी चाहिए, मतलब कि क्लिक और काम में बहुत स्पीड होनी चाहिए। स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीपल मिलियंस ऑफ यूजर्स को यूज कर रहे हैं। आप यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ, हालांकि अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो तो यूज ही कर रहे हो, बट ठीक है। ड्यूरेबल होना चाहिए कि ये हमेशा काम करते रहना चाहिए जब तक इसका एक्सपायरेशन नहीं आता। और सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसकी गंदी यूज ना हो पाए। सब ये आते हैं कैपेसिटी एस्टिमेशन पे। ये थोड़ी सी डिटेल्ड व्लॉग है, व्लॉग नहीं ब्लॉग है। सो इस पे आपको थोड़ा आप देख सकते हो कि भाई जैसे कुछ चीज़ें यहाँ कि भाई इतना मेरे को नहीं पूछा जाएगा, तो वो पढ़ लो, देख लो, सुन लो। और उसके बाद उस समय जितना याद आएगा, जितना हो पाएगा बोल देना, नहीं होगा नहीं बोलना। ठीक है। सो डेली यूआरएल शॉर्टनिंग रिक्वेस्ट कितनी आ सकती है? 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर डे आ सकती है, ऐसा एस्टिमेट करें। रीड टू राइट रेशियो जो है वो 100:1 का रहेगा। एक क्रिएशन पे 100 रीडायरेक्ट्स होंगे, मतलब 100 रीड्स होंगे। पीक ट्रैफिक हम मान सकते हैं 10 गुना। यूआरएल लेंथ हम मान सकते हैं 100 कैरेक्टर्स। फिर थ्रूपुट रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो एवरेज राइट पर सेकंड कितना होगा? 1 मिलियन रिक्वेस्ट है, और दिन में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो 12 राइट्स एक सेकंड पे होगा। पीक टाइम पे 120 राइट्स होगा। अब क्योंकि रीड टू राइट रेशियो जो है 100:1 का है, तो एवरेज रीड या रीडायरेक्ट्स पर सेकंड कितना होगा? वो होगा 12 × 100, बिकॉज 12 था। तो 1200, और ये सर पे 120 × 100 ये होना चाहिए 12,000। नाउ आते हैं स्टोरेज एस्टिमेशन पे। अब जो भी शॉर्ट यूआरएल है वो 7 कैरेक्टर्स का होगा, बिकॉज हम उसको बेस 62 से एनकोड करेंगे। ओरिजिनल यूआरएल आप मान लो अप्रोक्स 100 के कैरेक्टर्स का होता है। अब क्रिएशन डेट जो है आपकी 8 बाइट्स की होती है, एक्सपायरेशन डेट 8 बाइट्स का होता है, क्योंकि टाइम स्टैम्प जो है वो 8 बाइट की होती है। ये अच्छा चीज़ है याद करने के लिए। क्लिक काउंट जो है वो 4 बाइट रहेगा, बिकॉज इंटीजर। अब टोटल स्टोरेज पर यूआरएल कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 7, क्योंकि शॉर्ट यूआरएल 100, तो 700 नहीं, 107, 115, 123 एंड 127। सो इतने बाइट्स के हो जाएंगे। अब स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स भाई 1 साल के लिए। अगर हम 1 मिलियन रिक्वेस्ट 1 डे में कर रहे हैं, तो 365 मिलियंस होंगे। और ये यूआरएल के बारे में, अब 365 मिलियंस इंटू 127 बाइट्स, तो वो हो गया 46.4 GB, यानी कि 50 GB के आसपास। अब आते हैं बैंडविड्थ। तो जब भी हम 301 एच टी टी पी रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है, वो हमें अप्रोक्सीमेटली 500 बाइट का होता है।
और हम अगर रीडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि रीड की बात कर रहे हैं, तो वो राइट से 100 गुना है, तो 100 मिलियन रीड्स इंटू 500 बाइट इजिकल्स टू 50 GB। सो ऊपर नीचे 50 GB मानना है, स्टोरेज भी बैंडविड्थ भी। पीक बैंडविड्थ कितना होगा? 500 बाइट इंटू 1200 रीड पर सेकेंड, तो 6 MB पर सेकेंड की हमको स्पीड चाहिए रहेगी। अब आते हैं अपन कैशिंग के। तो कैसे कैशिंग करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये रीड हैवी सिस्टम है, तो हमें कैशिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि लेटेंसी को बढ़ाने पे। अब अगर अपन लो बढ़ाने पे नहीं, लो करने पे, तो अगर हम कैशिंग करेंगे कोई हॉट यूआरएल्स को, क्योंकि हम 80-20 रूल फॉलो करेंगे, जो आपका 20% ऑफ द यूआरएल है वही 80% ट्रैफिक लेके आएगा। अब क्योंकि हमारे पास 1 मिलियन व्यूज पर डे आ रहे हैं, तो हम 20% हॉट यूआरएल से अगर आएंगे तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन इंटू 0.2 इंटू 127 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 25 MB के आसपास हमको कैशे मेमोरी चाहिए रहेगी। और हम ये मान सकते हैं कि 90% कैशे जो है इन्हीं से हिट हो रहा है, तो हम 10% तो रिडायरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो 101 1200 अगर 0.1 पे करेंगे तो आपका 120 रीडायरेक्ट्स पर सेकेंड होंगे, जो कि ओके है। ये एक डायनेमो डीबी और कैसांड्रा के उस पे देखो। अब इस आर्टिकल पे आपको स्मार्टली ये बता दिया गया है ना कि कौन सा डेटाबेस यूज होने वाला है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर साइजिंग ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लो क्योंकि एपीआई सर्वर, तो आप 4 से 6 इंस्टेंस चालू करोगे लोड बैलेंसर के पीछे। हर जो है वो कैपेबल होना चाहिए 200 से 300 रीडायरेक्ट्स पर सेकंड को निकालने के लिए। नाउ डेटाबेस। तो डेटाबेस में एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रहेगा, जो कि 10 to 20 नोड्स पे काम करेगा। वो दोनों स्टोरेज और हाई रीड राइट थ्रूपुट में काम करना चाहिए। फिर कैशिंग लेयर भी 3 से 4 नोड की होनी चाहिए, डिपेंडेंस ऑन आपका कितना लोड और कैशे हिट रेशियो हो रहा है। अब ये देख लो, एक हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक यूज़र है मोबाइल या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, ये लोड बैलेंसर पे जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा। वो पहले तो जो भी है उसको यूआरएल जनरेशन सर्विस जो है वो उसको शॉर्ट करके इस पर डालेगी, ये डालेगा रिडायरेक्शन सर्विस पे। वो कैशे पे जाएगा, कैशे भी यहाँ से काम करेगा, और फिर वो एनालिटिक्स सर्विस पे आप डाल सकते हो, अपन बाद में आएंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा? इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा फॉर शॉर्टनिंग सर्विस के लिए। यूआरएल जनरेशन सर्विस क्या करेगी? शॉर्ट यूआरएल जनरेट करके डेटाबेस में डालेगी, जो कैशे में रेप्लिकेट होगा। एनालिटिक्स सर्विस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब डेटाबेस डिजाइन देख लो, सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, आपको पता है कौन सा यूज होने वाला है, बट देख लो। तो हमें क्यों हम नो सीक्वल यूज करेंगे? क्योंकि हमको बहुत सारा डेटा यूज करना है। सिंपल की वैल्यू रहेगी, आईडी वैल्यू रहेगी। रीड क्वेरीज बहुत ज़्यादा रहेंगी, कोई जॉइंस की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस को हाईली स्केलेबल और अवेलेबल बनाना है, तो पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। तो डायनेमोडीबी या कसांड्रा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डेटाबेस स्कीमा कैसा होना चाहिए? तो एक यूआरएल मैपिंग होगी, एक यूज़र क्या होगा, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। कोई आपको उसका एड्रेस नहीं रखना है, रखना है तो रख लो। यूआरएल मैपिंग का जो टेबल रहेगा उसमें एक शॉर्ट यूआरएल रहेगा, एक लॉन्ग यूआरएल रहेगा। जैसे जैसे हमने बात किया, क्रिएट टाइम स्टैम्प्स, अपडेट टाइम, एक्सपायरेशन डेट, यूजर आईडी और क्लिक काउंट रहेगा, ठीक है। अब एपीआई डिजाइन पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट भी है। तो यूआरएल शॉर्टनिंग एपीआई कैसे हो सकती है? आप कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो तो आप पोस्ट एपीआई यूज करोगे, स्लैश शॉर्टन, उसका आपका रिक्वेस्ट रहेगा लॉन्ग यूआरएल। कस्टम एलियास अगर आप चाहते हो देना तो, एक्सपायरेशन डेट चाहते हो देना तो, और यूजर आईडी इसने बनाई है। सैंपल रिस्पॉन्स में आपको शॉर्ट यूआरएल देगा, लॉन्ग यूआरएल देगा, एक्सपायरी डेट दे देगा, और कब क्रिएट हुआ वो दे देगा। आप रिडायरेक्शन में क्या करेंगे? आप इस पर्टिकुलर शॉर्ट की को ABC 1 2 3 को डालोगे और उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ डीप डाइव करते हैं थोड़े की कंपोनेंट्स पे। जैसे यूआरएल जनरेटर सर्विस है, ये क्या करेगी, कैसे करेगी? तो प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा इस सर्विस का, कि एक यूआरएल को शॉर्ट करना है। अब यूनिक यूआरएल रहेगा, हर लॉन्ग यूआरएल प्रोवाइड किया जाएगा यूजर के उस हिसाब से ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे कंसिडर करना है। पहला, यूआरएल का लेंथ। जितना हम शॉर्टर लेंथ करेंगे उतना बेटर होगा, बट फिर क्या करते हैं कि ये आपकी डिस्टिंक्ट यूआरएल जनरेशन कैपेबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। फिर आता है स्केलेबिलिटी। सो एल्गोरिदम जो है वो बहुत ईजिली वर्क वेल कर सकता है बिलियंस ऑफ डेटा के साथ।
और यूआरएल के साथ। आपकी कोलिजन हैंडलिंग भी होनी चाहिए सारे एल्गोरिदम में। कभी कभी गलती से दो यूआरएल एक ही को शॉर्ट यूआरएल बना दिए, तो कैसे आप हैंडल करोगे। तो मल्टीपल अप्रोचेस हैं इसमें। तो हम पहले हैशिंग और एनकोडिंग के बारे में समझेंगे। एक बहुत ही कॉमन अप्रोच ये था कि आप शॉर्ट यूआरएल को हैश फंक्शन यूज कर लो, सच एस MD5 या SHA-256। एक फिक्स लेंथ का हैश कोड जनरेट हो जाएगा ओरिजिनल यूआरएल का। फिर इस हैश को आप एनकोड कर लो शॉर्टर फॉर्म में। वो कैसे करोगे, बेस 62 यूज करके। अब बेस 62 होता क्या है, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज करता है, मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और 0 से 9 तक, जो कि यूआरएल फ्रेंडली होते हैं और एक डेंस एनकोडिंग स्पेस आपको देते हैं। जो भी लेंथ ऑफ शॉर्टन यूआरएल रहेगा वो कैसे डिटरमाइन करोगे, जैसे आप 7 कैरेक्टर बेस 62 जो है वो कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट 3.5 बिलियन यूनिक यूआरएल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। तो सपोज यूज़र ने एक रिक्वेस्ट सबमिट किया, आपने एक उसकी MD5 से हैश बना ली, ये हैश आया। अब आपने क्या किया, इस हैश को, ये 128 बिट का है, आपने फर्स्ट अराउंड 6 बिट लिए हैश के, जो कि इतना आया। अब इसको आप डेसिमल, दिस बिट्स को डेसिमल है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, नहीं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किए, फिर उसको आपने एक ये बना दिया, 7 कैरेक्टर्स का एन्कोडेड स्ट्रिंग बना दिया। तो इसमें आपका काम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपने स्पेसिफिक चॉइस किया 6 बाइट्स की, 48 बिट्स की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेसिमल नंबर टिपिकली कन्वर्ट करता है 7 कैरेक्टर्स पे, इसलिए हमने किया। अब ऑल्दो ये सॉल्यूशन वर्क करेगा, बट इश्यूज भी आएंगे। क्या कर सकता है कि ये सेम शॉर्टन यूआरएल कर सकता है फॉर आइडेंटिकल लॉन्ग यूआरएल के लिए, और रेयर होगा इसमें, पर कोलिजन हो सकती है। टू डिफरेंट जब यूआरएल जनरेट करेंगे तो कोलिजन हो सकती है। तो कोलिजन के लिए आपको वापस से रीहैशिंग करना पड़ेगा, दो यूआरएल बनाना पड़ेगा उनको फिर करके, या तो एक इंक्रीमेंटल कर सकते हो कि _1 _2। ओके, नाउ सेकेंड अप्रोच है यूनिक आईडी जनरेशन का। तो हम हैशिंग के बदले एक अनदर मेथड करेंगे इंक्रीमेंटल आईडी का। हम इस मेथड पे क्या करेंगे कि सारे यूआरएल को ऐड कर देंगे सिस्टम में, और उन पे एक ऑटो इंक्रीमेंटिंग आईडी रख देंगे। पहले यूआरएल का ID 1, सेकंड का ID 2। जैसे ही ये आईडी जनरेट हो जाती है, हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे शॉर्टर पे। ठीक है, और सेम बेस 62 एनकोडिंग यूज करेंगे। अब ये एक शॉर्ट यूआरएल बन गया, बिकॉज आईडी जो है वो इंक्रीमेंटली जनरेट हो रही है। तो हर आईडी यूनिक रहेगी और सिक्वेंशियल रहेगी। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो यूआरएल जो है वो सेम आईडी लेंगे, एज लॉन्ग एज हमारा आईडी जनरेशन मैकेनिज्म बहुत सही चल रहा है। सो अच्छा चीज़ है ये भी, कोलिजन फ्री भी लगता है। बट कोई कोई कंसिडरेशन है। पहला है प्रिडिक्टेबिलिटी। जो इंक्रीमेंटल आईडीज हैं वो कोई ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लाइक पोटेंशियली क्या हो सकता है कि वो यूआरएल शॉर्टन सर्विस को पकड़ लिया और दूसरा यूजर का यूआरएल को प्रिडिक्ट कर लिया या निकाल लिया। तो मिटिगेशन कैसे हो सकता है कि आप एक और कोई रैंडम चीजें डाल सकते हो, ताकि आप आईडी शफल करके उस बीच में या ऐसे करके, तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है। अब स्केलेबिलिटी ऐसी है कि अगर ये अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया तो, और सिंगल पॉइंट ऑफ आईडी जनरेशन हुआ, तो ये स्केलेबिलिटी का बॉटलनेक बनेगा। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड आईडी जनरेशन स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जो कि ट्विटर का स्नोफ्लेक ये सब में यूज करते हैं। अब एक और आता है कस्टम एलियासिंग। ओके, हमने ये दो जनरेशन कर ली, अब आते हैं कस्टम एलियासिंग। तो इसमें हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आप अपने ही यूआरएल दे दो। तो उसमें हमारे पास कुछ कुछ करना पड़ेगा हमको। यूनिकनेस चेक करना पड़ेगा कि भाई यूनिक है कि नहीं। कैरेक्टर वैलिडेशन करने पड़ेंगे कि भाई गलत कैरेक्टर्स तो नहीं डाल दिया गया उसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स फलाना ठिकाना जो कि यूआरएल फ्रेंडली नहीं है। फिर हमको कुछ कुछ चीज़ें रिजर्व करनी पड़ेंगी इंटरनल यूज़ के लिए, जैसे हेल्प, एडमिन, अबाउट, फलाना ठिकाना। अब कस्टम एलियास का स्टोरेज जो है वो कैसे होगा, आप जैसे ही वैलिडेट कर लिए, इसको आप मैप में आप स्टोर करोगे और वहाँ पे आपका एक आईडी रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी आप वैलिडेशन के समय ही डाल सकते हो कि भाई ये नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिंक एक्सपायरेशंस पे। तो लिंक एक्सपायरेशन क्या हो सकता है, पहले आपका यूजर डिफाइंड एक्सपायरेशन होगा कि हम किस डेट पे इसको, या किस कितने साल के लिए। दूसरा डिफॉल्ट होगा। बैकग्राउंड जॉब्स आपके रहेंगे, चेक करते रहेंगे हमेशा। रियल टाइम एक्सपायरेशन क्या रहेगा, ड्यूरिंग द रीडायरेक्शन प्रोसेस सर्विस चेक्स वेदर द यूआरएल हैज एक्सपायर्ड। सो अगर एक्सपायर्ड हो गया है तो वो एरर दे देगा कि भाई आपको नहीं मिलेगा ये वाला सर्विस, रिडायरेक्ट हो गया।
अब आते हैं रीडायरेक्शन सर्विस पे। जब भी एक यूजर किसी शॉर्ट यूआरएल को एक्सेस करना चाहेगा, तो ये सर्विस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि यूजर को वो लॉन्ग यूआरएल से वो एक्चुअल वेबसाइट पे लेके जाए। तो वो कैसे होगा? इसमें दो चीजें होंगी, डेटाबेस लुकअप और रिडायरेक्शन। जो सर्विस लेयर रहेगा वो क्वेरी करेगा, बताया था ना आपको, गेट शॉर्ट यूआरएल का आईडी से। वो जाएगी स्पीड ऑप्टिम लुकअप को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा स्पीड के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए। बट बेसिकली आप कैशे करोगे एंड ऑल दोस थिंग्स। अब जैसे ही लॉन्ग यूआरएल रिट्रीव हो गया, आप उसको एचटीटीपी डायरेक्ट रिस्पॉन्स से कर दोगे। तो एग्जांपल ये है कि यूजर ने ये क्लिक किया, एबीसी को जाके ढूंढा गया, एबीसी ने बड़ा यूआरएल लेके आया और वहां से यूजर को मिल गया। अब परफॉर्मेंस के लिए आपको ऑब्वियसली रेडिस यूज करना है। ना एनालिटिक्स सर्विस आप देख सकते हो, आप इवेंट लॉगिंग कर सकते हो काफका से, और बैच प्रोसेसिंग करवा सकते हो ताकि आपका काम हो जाए। बहुत ही स्मॉल चीज़ है। अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग की इशू एंड बॉटलनेक्स की, जो कि मोस्टली आएगा स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, पार्टिशनिंग, ये सब में। तो एपीआई लेयर, आपको एपीआई लेयर को मल्टीपल इंस्टेंसेस पे लोड बैलेंसर के बिहाइंड डालना पड़ेगा ताकि आप इनकमिंग रिक्वेस्ट को इवनली सर्व कर सको। अब रेंज बेस्ड शार्डिंग होती है, हैश बेस्ड शार्डिंग होती है, तो आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो शार्डिंग के लिए। तो अगर आप यूज कर रहे हो ऑटो इंक्रीमेंटिंग आईडी वाला काम, तो आप उसको शार्ट की के जरिए कर सकते हो। तो पहला शार्ट जो है वो 1 मिलियन के लिए, दूसरा शार्ट 1 मिलियन से 2 मिलियन के लिए। लिमिटेशन क्या रहेगा? अगर आपका डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो एक शार्ट पे बहुत सारे हॉटस्पॉट आ सकते हैं। अब हैश बेस्ड शार्डिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें भी आप फिर से की पे हैश फंक्शन लगाओगे और आप सब इधर उधर करके काम खत्म करोगे। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि कंसिस्टेंट हैशिंग यूज करनी पड़ेगी एंड ऑल दोस थिंग्स। अब कैशिंग में आप इन मेमोरी कैशे हमेशा यूज करोगे तो बात ही खत्म हो। अब अवेलेबिलिटी क्या होती है? रेप्लिकेशन, फेल ओवर, जियो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। तो आपको काफ़ी चीज़ें रेप्लिकेटेड रखनी चाहिए ताकि कोई भी फेल ना हो। फेल ओवर मैकेनिज्म लगाना चाहिए, सर्किट ब्रेकर थ्योरम लगाना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। आपको मल्टीपल जियो लोकेशन पे इसको डालना पड़ेगा। ठीक है। एज केसेस क्या है? एक्सपायर्ड यूआरएल्स को आपको भेजना पड़ेगा, नॉन एग्जिस्टिंग यूआरएल्स को डालना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्शन पे। सिक्योरिटी पे ऑलमोस्ट लाइक रेट लिमिटिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अ, एक बार में कितने यूआरएल्स हिट कर सकते हो या डायरेक्टली भेज सकते हो, या कितने यूआरएल्स बना सकते हो। वैलिडेशन आपको देखनी पड़ेगी, सही यूआरएल तुम दिया है कि ये कोई शॉर्ट साइटेड कंटेंट है। ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, जो आप नहीं कर सकते, बट ट्राई टू डू इट। एंड मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स कर सकते हो। एनएसटीटीपीस की आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। So this is how URL shortener has been designed. So let's um, recap. Recap में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आपको यूनिक करना है, जनरेट, इडेट करना आना चाहिए, कस्टम करना चाहिए यूजर को, लिंक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, एनालिटिक्स होनी चाहिए। ठीक है। अब नॉन फंक्शन में अवेलेबल होना चाहिए, लेटेंस लो लेटेंसी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। कैपेसिटी में आप ये देख लो कि आपका 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर डे होगा, 100:1 का रीड टू राइट रेशियो है, पीक ट्रैफिक में 100x लोड होगा, यूआरएल का लेंथ 100 कैरेक्टर्स हो सकता है। थ्रूपुट में आपका एवरेज राइट पर सेकंड जाएगा 12, क्योंकि 1 मिलियन को आप पूरे दिन के सेकंड से डिवाइड करोगे। पीक जाएगा 12 × 2 120। रीड जो है वो 120, 100 × 1 है तो 120 का एक 1200 हो जाएगा, पीक में 12,000 हो जाएगा। स्टोरेज एस्टिमेशन में शॉर्ट यूआरएल 7 कैरेक्टर्स के होंगे, ओरिजिनल यूआरएल 100 कैरेक्टर्स के होंगे, क्रिएशन डेट 8 बाइट का होगा, एक्सपायरेशन डेट 8 बाइट का होगा, क्लिक काउंट 4 बाइट का होगा। टोटल स्टोरेज आपकी होगी 127 बाइट। पर ईयर में होगी 365 मिलियन यूआरएल्स। स्टोरेज कितना होगा? 365 मिलियन इंटू 127 इक्वल टू 46 पॉइंट समथिंग, 50 बाइट की होगी। बैंडविड्थ का भी यही हाल है, रीडायरेक्ट करने के लिए 500 बाइट्स लगते हैं। तो 100 मिलियंस को रीडायरेक्ट करेंगे तो 50 GB लगेंगे। पीक में कितना रहेगा? 500 बाइट्स इंटू 12,000 इजिकल्स टू 6 MB पर सेकेंड लगेंगे। कैश में आप करोगे 80-20 का रूल करोगे, यानी कि आपका 20% जो यूआरएल है वो 80% ट्रैफिक करेंगे, 90% हिट रेशियो करोगे, 10% मतलब 120 रेप्स पर सेकंड होगा, 25 MB का आपको लगेगा। क्या लगेगा? मेमोरी।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एपीआई सर्वर बनाओगे, 4 से 6 इंस्टेंस बनाओगे जो कि लोड बैलेंसर के पीछे रहेंगे, 200 300 रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डेटाबेस में आप फिर वही नोड रखोगे, इसमें भी रहोगे। एक हाई लेवल डिजाइन देख लो क्या क्या करता है। लोड बैलेंसर लोड बैलेंस करेगा, ऐप सर्वर पे जाएगा, यूआरएल जनरेशन सर्विस पे जाएगी, जनरेट करेगी, डालेगी, रिडायरेक्शन करेगा। बहुत जल्दी जल्दी बोलो, रिवीजन करना है, सॉरी। तो रिवीजन करना है, राइट। सो सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल हमने पता चल चुका था कि हमने कैसांड्रा लिया हुआ है, जो कि हमको की वैल्यू करनी थी। डेटाबेस स्कीमा में यूआरएल मैपिंग में शॉर्ट यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, एक्सपायरेशन डेट, क्रिएशन डेट, यूजर आईडी, क्लिक काउंट, यूजर आईडी का यूजर टेबल। एपीआई में हम एक पोस्ट रखेंगे शॉर्ट, जहाँ पे लॉन्ग यूआरएल, कस्टमर इलियास, एक्सपायरेशन डेट, यूजर आईडी, शॉर्ट लॉन्ग एक्सपायरेशन ऐसे आएगा। गेट में आपको पता है। यूआरएल जनरेशन सर्विस में हैशिंग एनकोडिंग होगा। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, पहले हम हैश कोड करेंगे, 128 बिट का आएगा, उसका 6 बिट लेंगे जो कि आपका, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हेक्स कोड में, फिर उसको एक उस पर कन्वर्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, बेस 62 पे, वो 7 बिट की जनरेट करेगा। ये यहाँ पे काम आएगा। इसमें इशू ये आ जाएगी कि डुप्लीकेशन पे उसमें हम क्या बोलते हैं, -1 + 1 करेंगे, और सो इंक्रीमेंट करके उसको भी शार्डिंग करेंगे, या वैसे कर सकते हैं। जनरेशन में, यूनिक जनरेशन आईडी जनरेशन में हम एक आईडी ऑलरेडी डाल देंगे, फिर उसको क्या बोलते हैं बनाएंगे, तो उससे हमको ऑटोमेटिक दूसरा जियो शार्ड मिल जाएगा। अगर फिर भी आया तो हम आईडी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये वाला सीन रहेगा। अब कस्टम एलियासिंग में हमको, हम यूजर को बोलेंगे भाई आप वैलिडिटी चेक करो, सही कैट डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, और रिजर्व एलियास रहेंगे। लिंक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी हमारा यूजर डिफाइंड और हमारा डिफाइंड, ठीक है। रीडायरेक्शन सर्विस में डेटाबेस लुकअप होगा, रीडायरेक्शन होगा, कैशिंग होनी चाहिए, अच्छे से लुकअप होना चाहिए। एनालिटिक्स में आप इवेंट लॉगिंग कर सकते हो, बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो। स्केलेबिलिटी में शार्डिंग होनी चाहिए, शार्डिंग में रेंज बेस्ड शार्डिंग होगी, हैश बेस्ड शार्डिंग होगी। रेंज बेस्ड में दिक्कत यह है कि पूरा पूरा एक में आ सकता है, तो आपको वो थोड़ा सा हैशिंग के हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि हर, उसमें भी हो सकता है पर ठीक है। अब अवेलेबिलिटी में आपका रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेप्लिकेट होता रहना चाहिए, फेल ओवर का आपको रहना चाहिए मैकेनिज्म, बहुत चीज़ जगह पे होना चाहिए, ताकि अगर गलती से एक जियो खत्म हुआ तो दूसरे में ला सकते हैं। फिर एक्सपायर, नॉन रेजिस्टेंस और यूआरएल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। सिक्योरिटी में आपकी रेट लिमिटिंग होनी चाहिए, इनपुट वैलिडेशन होनी चाहिए, एचटीटीपीएस होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज, ओके। आई थिंक वी हैव डन अ वेरी गुड थिंग, सो लेट्स सी।